नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद राहुल में। आज मैं आपको हरियाणा एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और लगभग अगर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन आता है तो लगभग आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। आपको इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन आए एक भी ना आए और क्वेश्चन पूछ ले 2-3 भी पूछ ले इस टॉपिक से। वैसे तो बोल रखा है सिलेबस के अंदर कि हरियाणा एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 5 क्वेश्चन। तो आपको और कहीं से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लेते हो, समझ लेते हो, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए और सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आपको किसी भी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा मानना तो ये है कि जब भी आप ये वीडियो देखोगे तो इस वीडियो को क्या करना, आप एक बार डाउनलोड कर लेना। ओके, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने से क्या होगा कि आप जब भी रात को सोएं, सोने से पहले 30 मिनट ये वीडियो ज़रूर सुनकर सोएं, ठीक है। क्योंकि डेली अगर ये ऐसा करोगे आप तो 5-7 दिन में ये आपके टिप्स पे सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। और मैंने जानबूझकर एक फैक्चुअल टाइप में ही लिखा है, जिससे क्या हो कि आपको याद करने में आसानी रहे। और लगभग आपको देख लेना यहीं से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करना, वीडियो को डाउनलोड जरूर कर लेना और एक बार देखना। और रात को डेली सोने से पहले एक बार जरूर सुन के सोया करें, ठीक है। तो सोने से पहले अगर एक बार डेली सुन के सोया करेंगे इस वीडियो को तो आपका डाटा भी खर्च नहीं होगा, क्योंकि वो डाउनलोड हो जाएगी और आपके याद भी रहेगा। क्योंकि सुनी हुई चीज़ कभी ना कभी एग्जाम में कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर ही जाएगी माइंड में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने फैक्चुअल टाइप लिखे हैं। तो मैं पहला मतलब क्वेश्चन टाइप में, तो पहला फैक्ट है, हरियाणा की 65% आबादी की जीविका का आधार कृषि है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं, तो आप क्या कहेंगे, 65%, ठीक है। यानी 65% लोग क्या हैं जिनकी जो इनकम का जो सोर्स है वो क्या है, एग्रीकल्चर ही है। या कहीं हम एग्रीकल्चर से ही उनकी इनकम होती है, तभी जाकर वो कुछ दूसरी व्यवसायिक गतिविधियां कर पाते हैं, ठीक है। हरियाणा में कुल कृषि योग्य भूमि 3.80 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 83.4% है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि जो हरियाणा में जो कुल कृषि योग्य भूमि है वो कितनी है, 3.80 मिलियन हेक्टेयर, जो कि राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, यानी हरियाणा का जो जितना भी भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 83.4% है। ओके, चलिए अगला है, 1966-67 यानी जब हरियाणा बना था में सकल बोया गया क्षेत्र 45.9 लाख हेक्टेयर था और अब 64.71 लाख हेक्टेयर लगभग हो गया है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी जब हरियाणा बना था तब हमारा जो कृषि क्षेत्र था उसमें जो प्रोडक्शन होती थी वो कितनी होती थी, 45.99 लाख हेक्टेयर। और जब आज के समय में अगर हम देखें तो वो बढ़ के, वो प्रोडक्शन, वो उत्पादन बढ़ के कितना हो गया है, 64.7 लाख हेक्टेयर हो गया है, ठीक है। तो दोनों फैक्ट आपको याद होने चाहिए। अगला है, फसलों की उत्पादकता में हरियाणा का भारत में स्थान। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरियाणा का चावल उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है, गेहूं के उत्पादन में कौन सा स्थान है, ऐसे, ठीक है। तो याद रखेंगे, चावल के उत्पादन में 10वां स्थान है, गेहूं के उत्पादन में 4था स्थान है और बाजरे के उत्पादन में भी 4था स्थान है, ठीक है। तो गेहूं और बाजरा का तो याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, सिंपल सिंपल है ना, दोनों सेम है। तो गेहूं और बाजरे के उत्पादन में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान। का मतलब क्या हुआ कि हरियाणा चौथे नंबर पे आता है, ठीक है, बाजरा के उत्पादन करने में पूरे भारत के अंदर हरियाणा। और ज्वार 9वें स्थान पर है, मक्का 23वें स्थान पर है, जौ तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो जौ के उत्पादन में हरियाणा तीसरे पे, मक्का के उत्पादन में 23वें स्थान पर है, ठीक है। तो अब मैंने जो आपको शुरू में बताया है वो बात को जरूर फॉलो करना, देखना, फिर आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करें कि उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना, इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना और डेली रात को सोने से पहले एक बार सुन के फिर सोना है, ठीक है। चलिए कोई नहीं। कुल खाद्यान्न उत्पादकता में हरियाणा का भारत में 7वां स्थान है। देखिए इन दोनों फैक्ट में आपको डिफरेंस नजर आएगा। जो चावल में 10वां स्थान, गेहूं में चौथा स्थान है, ठीक है। अगर हम इन सभी चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, जो इन सभी को ऐड कर लें, सभी फसलों को ऐड कर लें,
तो कुल खाद्यान्न उत्पादकता, ठीक है, कुल खाद्यान्न उत्पादकता में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ये आपको जरूर पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है? शस्य गहनता बोलते हैं जिसको। इसको क्या कहते हैं? कुल बोया गया क्षेत्र बटे में शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुणा में 100। ये क्या कहलाता है? आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ठीक है, ये नया है आपके लिए, पर आपको याद करके चलना, क्योंकि मैंने आपको ये ऑफिशियल साइट से लिखा है इसको, ये सारा डाटा ऑथेंटिक है। अगर हम बात करें पंजाब में 192% भारत का अग्रणी राज्य है, यानी पंजाब में जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, शस्य गहनता है, वो कितनी है? 192%। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा है। हरियाणा में दो प्रकार की ऋतु फसलें पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा। पहला है खरीफ की फसल, इसको वर्षा ऋतु की फसल भी कहते हैं। सबसे पहला फैक्ट तो क्या है कि इसको क्या कहते हैं? वर्षा ऋतु की फसल भी कहा जाता है। ठीक है, और खरीफ के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे? इसे स्थानीय भाषा में सावनी फसल भी कहा जाता है। ठीक है, या सावन की फसल कहें या सावनी फसल कहें। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि किस फसल को स्थानीय भाषा में हरियाणा में सावनी फसल कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? खरीफ की फसल को। और इसे जुलाई में बो दिया जाता है और सितंबर के अंत तक काट लिया जाता है। जैसे अभी धान को क्या किया गया है? काटा गया है, क्योंकि वो खरीफ की फसल है और जुलाई में उसको बोया गया था। ठीक है, और इसकी बुआई के समय आर्द्रता अधिक चाहिए। आर्द्रता का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब पानी। ठीक है, तो इसकी बुआई के लिए जो ह्यूमिडिटी चाहिए वो कितनी चाहिए? अधिक चाहिए। बट उसकी जब कटाई होती है उसके समय क्या होनी चाहिए? शुष्कता अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे इसके खरीफ की फसल के फीचर्स हैं। इनमें से कुछ भी आ सकता है, पूछ सकता है, किसी भी तरह कैसे घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है इसका मेन, कि जो खरीफ की फसल है उसके मुख्य उदाहरण कौन कौन से हैं। आता है ना एग्जाम में, आपने देखे होंगे, कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है या है। ठीक है, तो याद रखेंगे, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये क्या है? खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, और खरीफ की फसल को सावनी फसल भी कहा जाता है और वर्षा ऋतु की फसल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे है रबी की फसल। इसको क्या कहा जाता है? शीत ऋतु की फसल भी कहा जाता है और इसे आषाढ़ी फसल भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सावनी फसल किसे कहा जाता है? खरीफ की फसल को। और आषाढ़ी फसल किसे कहा जाता है? रबी की फसल को। खरीफ की फसल होती है वर्षा ऋतु में, रबी की फसल होती है शीत ऋतु में। ठीक है, ठंडी में। इसका काल अक्टूबर नवंबर से अप्रैल मई है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको अक्टूबर नवंबर में इसको बोते हैं और अप्रैल मई में इसकी कटाई कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए शीतकालीन वर्षा अधिक उपयोगी है। अगर हम इसके उदाहरण देखें तो गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, रबी की दालें, ये क्या है? रबी की उदाहरण है। क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो ये आषाढ़ी, सावनी, ये सब देख के रखना, कब तक बोई जाती हैं, कब तक काटी जाती हैं। चलिए आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाणा की मुख्य खाद्यान्न फसलें। सबसे पहले हम एक एक फसल को देखेंगे और उससे संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं वो सारे हम नोट करेंगे। तो गेहूं, तो झट से याद करेंगे, गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है। अब गेहूं के बारे में देखेंगे सबसे पहले कि गेहूं के बारे में क्या क्या पूछ सकता है हमसे। तो गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? ट्रिटिगम एस्टिबम। ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक नेम आते हैं कई बार, आपने देखा होगा एग्जाम में। तो गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? ट्रिटिगम एस्टिबम। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, यह एक समशीतोष्ण कटिबंध पौधा है। गेहूं का जो पौधा है वो एक समशीतोष्ण कटिबंध पौधा है। अब देखिए, ये जो समशीतोष्ण कटिबंध है ना, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा कभी, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ कई कटिबंध पाए जाते हैं। मैं इसका पूरा डिटेल में आपको एनालाइज कराऊंगा कि क्या चीज़ होती है, क्योंकि आपके साथ मेरा कनेक्शन बहुत लेट हुआ है। अगर थोड़े 3-4 महीने पहले हो जाता तो मैं आपको हर विषय डिटेल में पढ़ा देता। ठीक है, तब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं थी, आराम से आपके सभी क्वेश्चन बन जाते लगभग। ठीक है, तो चलिए, अगर ऐसा समय मिला तो मैं आपको जरूर ऐसा करवाऊंगा। अगला फैक्ट इसके बारे में याद करना है, गेहूं हरियाणा की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इस पूरे इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर ये पूछा जाए कि गेहूं हरियाणा की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, या ऐसा पूछा जाए
कि हरियाणा की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो सबसे पहली जो फसल है वो है गेहूँ, उसके बाद आती है चावल। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस रहता है और कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, तो ध्यान रखना है कि जो गेहूँ है वो हरियाणा की प्रमुख खाद्य फसल है। अब देख लेते हैं गेहूँ के लिए, यानी इसको बोने के समय क्या टेम्परेचर होना चाहिए और पकने के लिए जब ये पकेगी तब उसके समय क्या तापमान होना चाहिए। जब हम गेहूँ को बोते हैं तब 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होना चाहिए इसका, और पकने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना चाहिए। यानी जब हम गेहूँ को बोएंगे तब लगभग 10 से 15 के बीच में टेम्परेचर रहना चाहिए, और जब इसको काटेंगे तो लगभग 20 से 30 भी कह सकते हैं टेम्परेचर रहना चाहिए, कुछ भी ऑप्शन में हो चल जाएगा। अगर हम वर्षा की बात करें तो इसके लिए लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ओके, तो आप इसमें 2-3 बातें याद रखेंगे, एक तो इसका वैज्ञानिक नाम, एक ही हरियाणा की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, एक इसका टेम्परेचर और वर्षा कितनी चाहिए। हरियाणा को गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। अगर अगर ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस स्टेट को गेहूं की टोकरी कहा जाता है, तो आप क्या चूज करेंगे, हरियाणा। और गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। तो इससे संबंधित जितने फैक्ट थे मैंने सारे आपको लिखवा दिए। अगर गेहूं के बारे में कुछ पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर तो नहीं पूछा जाएगा। और क्या पूछ सकता है गेहूं में, और ये पूछ सकता है कि हरियाणा में किस जिले में सबसे ज़्यादा गेहूं की पैदावार होती है। तो उस चीज़ को भी लेकर मैंने क्या किया है, उसके 3-4 लिख दिए, 3-4 जिले। जैसे सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिखा है कि सबसे ज़्यादा किस में होती है गेहूं की पैदावार, सिरसा में, उसके बाद हिसार में, फिर जींद में, फिर फतेहाबाद में। गेहूं के शीर्ष से जिले, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा गेहूं की पैदावार सिरसा में होती है, उसके बाद हिसार में, फिर जींद में, फिर फतेहाबाद में। अब मान लीजिए एग्जामिनर कह दे कि निम्नलिखित में से किस जिले में, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा गेहूं की पैदावार होती है। अगर मैं आपको ये लिखवा देता सीधा कि हरियाणा में गेहूं की सबसे ज़्यादा पैदावार सिरसा जिले में होती है, और ऑप्शन में सिरसा ना हो, तब क्या करोगे आप, तब तो आपके माइंड में आएगा कि सर ने तो गेहूं लिखवाया था और यहाँ तो ऑप्शन में नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगर ऑप्शन में नहीं हुआ तो ऑप्शन में हिसार जरूर मिलेगा, अगर ऑप्शन में हिसार नहीं मिला तो जींद जरूर मिलेगा, अगर जींद नहीं मिला तो फतेहाबाद तो जरूर ही मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या करना है, आपको कम से कम 4 जिलों का क्रम याद करके रखना है। और ये क्रम ऐसे नहीं याद होगा कि एक ही दिन में याद होगा। इसी वजह से मैंने आपको कहा है कि आप क्या करें, इसको डाउनलोड कर लेना जरूर ध्यान से, और रात को सोने से पहले डेली एक बार सुनकर सोना। ठीक है, चलिए उसके बाद है चावल। अब सबसे पहले तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ओराइजा स्टाइवा। क्योंकि वैज्ञानिक नाम थोड़े अजीब होते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक नाम होते हैं ना इसके। जैसे मनुष्य है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोस्पेनिस। ठीक है, तो साइंटिफिक नाम है, तो चावल का साइंटिफिक नाम क्या है, ओराइजा स्टाइवा। हरियाणा में यह दूसरे स्थान पर है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो हरियाणा की प्रमुख खाद्यान्न फसल थी गेहूं, तो दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, चावल। मैंने पहले बताया था आपको इससे पहले। तीसरा पॉइंट है टेम्परेचर थोड़ा पता होना चाहिए। इसको बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए, और पकने के लिए 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। अब देखिए टेम्परेचर थोड़ा ना आगे पीछे भी हो सकता है, जैसे 27 की जगह 30 भी आ जाए तो वो लगभग लगा देगा, तो वो सही रहेगा। ठीक है, इतना क्लोज ऑप्शन नहीं आएगा आपके पास। इसके लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि किस फसल के लिए सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो आपके माइंड में सबसे पहले आएगा कि धान मतलब चावल। क्योंकि चावल में ही आपने देखा होगा कि जब चावल की खेती होती है तो पूरा का पूरा दिन, कई महीने तक उसमें क्या रखते हैं, पानी को खड़ा करके रखते हैं, यानी उसकी सिंचाई करते हैं। बट ये आंसर नहीं है, ये चीज़ गलत है। अगर आपसे कभी भी एग्ज़ाम में ऐसा पूछा गया ना कि सबसे अधिक सिंचाई के लिए किस फसल को ज़रूरत होती है, या कहें किस फसल के लिए सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो आप लगाएंगे गन्ना। ठीक है, आप धान क्यों नहीं लगाएंगे, धान का एक रीज़न है। क्यों रीज़न है, क्योंकि धान एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। ठीक है, धान क्या है, एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। क्योंकि जब धान की खेती होती है उस समय तो क्या होता है, वर्षा ऋतु होती है, मौसम होता है ना, बारिश का होता है कि आपने देखा होगा बरसातें होती हैं।
तो इस वजह से सिंचाई का मतलब होता है कि कृत्रिम रूप से, यानी सिंचाई की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है गन्ने को। तो आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, कि वो देखते हैं कि चावल में ज़्यादा पानी देते हैं खेती के समय, तो चावल ही लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे गन्ने को सबसे ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, चावल को नहीं होती। क्यों? क्योंकि चावल क्या है, एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय का मतलब वो वर्षा ऋतु के समय में बोया जाता है। चलिए, करना आपको पता है कि जो बासमती चावल है वो करनाल का फेमस है, सबसे ज़्यादा उत्पादन वहीं पे होता है करनाल में, और इसी की वजह से करनाल को धान का कटोरा, चावल का कटोरा वगैरह बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपको 4 जिले आपको पता करने हैं कि कौन से सबसे शीर्ष में है चावल के उत्पादन में। पहला है करनाल, दूसरा है कैथल, तीसरा है जींद, चौथा है कुरुक्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे है मक्का। इसका वैज्ञानिक नाम है जी मेइज, जी मेइज। ओके, और इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 50 से 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा चाहिए। अगर मक्के की बात करें तो सबसे ज़्यादा मक्का हरियाणा के किस ज़िले में बोया जाता है? पंचकुला में बोया जाता है, या उत्पादन होता है, एक ही बात है। ठीक है, बोएंगे तभी तो उत्पादन होगा। उसके बाद आता है अम्बाला का, उसके बाद आता है सोनीपत, उसके बाद आता है रोहतक। तो पहला पंचकुला, दूसरा अम्बाला, तीसरा सोनीपत और चौथा रोहतक। ठीक है, अगर ये 4 भी ना याद हुए ना, तो कम से कम पहला पहला तो याद करके रखना। और ये 4 भी हो जाएंगे अगर जैसे मैंने कहा है वैसे चलोगे। वीडियो को डाउनलोड करो और डेली सुनो इसको। आगे है ज्वार। इसका वैज्ञानिक नाम सोरघुम है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरघुम। और मक्के का वैज्ञानिक नाम क्या था? जीमेज। इसके लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और 30 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर हम हरियाणा के जिलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा ज्वार रोहतक में बोया जाता है, उसके बाद झज्जर में, उसके बाद सोनीपत, उसके बाद पलवल। ठीक है, अगला नंबर आता है बाजरा का। इसका वैज्ञानिक नाम पेनिस्टम ग्लाइकम है। इसके लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की और 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा बाजरा का उत्पादन किया जाता है, उसके बाद भिवानी, उसके बाद गुरुग्राम और उसके बाद झज्जर। तो दोनों याद रखेंगे। जो इसका वैज्ञानिक नाम हार्डियर वालगेयम है। और जौ के बारे में अगर बात करें, ये प्राचीन काल में बोई जाने वाली सबसे पुराना अनाजों में से एक है। ठीक है, और संस्कृत में इसे यव भी कहा जाता था। तो 2-3 बातें याद रखेंगे इसकी, एक तो संस्कृत में से यव, और सबसे प्राचीन फसल जौ, और इसका वैज्ञानिक नाम। अगर हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो भिवानी में सबसे ज़्यादा बोई जाती है, फिर सिरसा, फिर झज्जर, फिर हिसार। ठीक है, और इससे पहले हमने बाजरा पढ़ा, बाजरा महेंद्रगढ़, और ज्वार रोहतक, बाजरा महेंद्रगढ़, मक्का पंचकुला और जौ भिवानी। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन। उसके बाद है दलहन। दलहन क्या होती है? एक फलीदार होने के कारण मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की आपूर्ति करती है। ठीक है, दलहन की वजह से मिट्टी में क्या होती है? नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? फलीदार पौधा होता है और मिट्टी को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। भारत इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता व उत्पादक भी है। उपभोक्ता का मतलब सबसे ज़्यादा इसको कंज्यूम भी करता है, और उत्पादक का मतलब सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन भी करता है। अगर दलहन की बात करें तो भिवानी में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, फिर महेंद्रगढ़, और फिर हिसार, फिर सिरसा। उसके बाद है गन्ना। गन्ने का वैज्ञानिक नाम है सक्कम ऑफिसिनेरम। इसके लिए सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि गन्ने के लिए, इसके लिए सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि 1 साल की फसल होती है। अगर गन्ने की बात करें तो सबसे ज़्यादा गन्ना आपको पता ही होगा, यमुनानगर में उत्पादित किया जाता है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। उसके बाद करनाल, उसके बाद अम्बाला, फिर सोनीपत। उसके बाद है कपास। कपास का वैज्ञानिक नाम है गोसिपियम। इसका जन्म भारत में हुआ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट लगा मुझे। अगर पूछ ले कि इनमें से किस फसल का जन्म भारत में हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? कपास। और कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, है ना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगर कपास की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिरसा में, फिर हिसार में, फिर फतेहाबाद में, फिर जींद में। उसके बाद है सरसों। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रासिका।
क्योंकि जो वैज्ञानिक नाम है, ये जो ऑर्डर है कि कहाँ पे कितना उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जिले में होता है, ये एक दिन में याद नहीं होगा। इसको आप जब मैं जैसा मैंने आपको बताया, या फिर जब भी फ्री टाइम मिले ना आपको, तब सुनने लग जाओ इसको। आपका डाटा भी सेव रहेगा, और क्योंकि एक बार वीडियो सेव रहेगी, डाउनलोड हो जाएगी, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी। उसके बाद सरसों, इसका वैज्ञानिक नाम ब्रासिका है, और इसका सर्वाधिक उत्पादन भिवानी में होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, सर्वाधिक उत्पादन सरसों का भिवानी में होता है। उसके बाद 17 नंबर फैक्ट है, हरियाणा में बागवानी फसलों के अंतर्गत 85% भाग पर सब्जी और 15% भाग पर फूल और मसाले उगाए जाते हैं। तो पूछ सकता है कि हरियाणा में जो बागवानी फसलें हैं उसके अंतर्गत कितने प्रतिशत भाग पर सब्जी और कितने प्रतिशत भाग पर फूल और मसाले उगाए जाते हैं, क्योंकि जो सब्जी, फल, फूल, मसाले ये किस में आते हैं, बागवानी फसलों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। उसके बाद 18 नंबर फैक्ट है, ये तो आपने शायद किसी एग्ज़ाम में देखा भी होगा, ये दोनों क्वेश्चन 18 और 19। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स घरौंदा कहाँ पे है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल घरौंदा ये कहाँ पे है, घरौंदा में है, करनाल। घरौंदा कहाँ पड़ता है, करनाल में। उसके बाद है सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर फ्रूट, ये कहाँ पे है, मंजियाना। मंजियाना कहाँ पे है, सिरसा। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मंजियाना परियोजना, क्योंकि ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल और फ्रूट है ना, ये क्या है, ये बागवानी की क्या है, एक परियोजनाएं हैं, दो प्रमुख परियोजनाएं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मंजियाना परियोजना का संबंध किस जिले से है, तो क्या कहेंगे, सिरसा से। या कहीं किस से है, तो फ्रूट से, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फ्रूट। तो दोनों आपको पता होना चाहिए। बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में है, आपको पता होना चाहिए कि बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पे अगर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, करनाल में है जी। ठीक है। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में आम की खेती होती है। अगर फलों की बात की जाए, अगर पूछा जाए कि हरियाणा में किस फल की सबसे अधिक खेती होती है, तो क्या कहेंगे आप, आम की होती है। हरियाणा में सर्वाधिक फल व सब्जियां सिरसा और सबसे कम महेंद्रगढ़ में होती हैं। तो ये भी सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा मुझे, जो मैंने ऐड किया है, कि अगर पूछा जाए हरियाणा में सर्वाधिक फल और सब्जियां किस जिले में होती है, तो क्या कहेंगे, सिरसा, और सबसे कम महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला है जिसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, उसके ही डिस्ट्रिक्ट में ना होकर कहाँ पे, नारनौल में है। हरियाणा में सब्जियों में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगर सब्जियों की बात की जाए, तो अगर पूछ ले कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा किस सब्जी का उत्पादन होता है, तो क्या कहेंगे आप, आलू का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 24, ये कई बार पूछा भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनीपत की खुम्बी, खुम्बी का मतलब क्या हुआ, मशरूम। मशरूम समझते हो ना, अभी देखिए अभी मिल रहा होगा मशरूम, जो डब्बे पॉकेट्स में मिलता है ना, 20-20, 30-30 रुपये में, वाइट कलर का, जो छतरी से टाइप में होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं खुम्बी या मशरूम। पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो खुम्बी की फसल कहाँ बोई जाती है, सोनीपत में बोई जाती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, उत्पादन सबसे ज़्यादा सोनीपत में होता है, और इसके उत्पादन में हरियाणा भारत में प्रथम स्थान पर है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि खुम्बी के उत्पादन में हरियाणा भारत में प्रथम स्थान पर है। अगर हरियाणा के अंदर बात की जाए तो सोनीपत में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। और खुम्बी समझ गए हो ना, जिसकी सब्जी बनती है, वाइट कलर का जो मशरूम होता है ना, छतरी से टाइप में वाइट वाला, वो है। उसके बाद गेंदा, गुलाब, ग्लेयोयोलिस, रजनीगंधा, ये फूलों की किस्म है। अब इनमें से पूछ सकता है, इसमें से मान लीजिए गेंदा तो सबको पता है कि फूल है भाई, गुलाब भी फूल है, मान लीजिए रजनीगंधा दे दिया जाए और पूछे कि रजनीगंधा क्या है, ऑप्शन में दे दीजिए फूल, फल, सब्जी, तब क्या लगाएंगे, फूल लगाएंगे। क्योंकि कई एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, ढीला क्या, हरियाणा में ढीला किसे कहा जाता है, तो ढीला क्या होता है, घास, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको सुनते रहें और आराम से हेडफोन लगाएं, सुनते रहें, आप सब याद हो जाएगा। हरियाणा में फूलों के अंतर्गत ग्लेयोयोलिस की सर्वाधिक खेती की जाती है। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में किस फूल की सर्वाधिक खेती की जाती है, तो क्या कहेंगे आप, ग्लेयोयोलिस। फरीदाबाद रजनीगंधा और ग्लैडियोलस का प्रमुख उत्पादक है। अब आपको पता चल गया रजनीगंधा क्या है, फूल, और ग्लैडियोलस भी क्या है, फूल। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है 27 नंबर, कि ग्लैडियोलस फूल कहाँ पाए जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, फरीदाबाद। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है उसका, फरीदाबाद में। फलों के उत्पादन के लिए क्लस्टर पद्धति को बढ़ाया जा रहा है, यानी फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए
किस पद्धति को अपनाया जा रहा है, या कहें कि हम किस प्रोसीजर को बढ़ाया जा रहा है, वो क्या है, क्लस्टर पद्धति। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लस्टर पद्धति का संबंध क्या है, तो क्या कहेंगे, फलों के उत्पादन से संबंधित है, या कहें हम फलों के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। उसके बाद है हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का हेडक्वार्टर, HQ मतलब हेडक्वार्टर, मुख्यालय पंचकुला में है। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था कहाँ पे है, पंचकुला में है। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड, HLRDCL, हरियाणा लैंड रिफॉर्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है, आ सकता है। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड ना देकर वो सीधा बोल सकता है कि HLRDCL की स्थापना कब की गई, तो आप क्या कहेंगे, 1974 में। उसके बाद है हरियाणा बीज विकास लिमिटेड, हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, HSDCL की स्थापना 1974 में की गई इसकी भी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पंचकुला में, ठीक है। तो दोनों बातें याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, बागवानी उत्पादन व बाजार को विकसित करने के लिए 20 किसान उत्पादक FPO बनाए गए हैं, ठीक है। FPO का मतलब फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हरियाणा में कितने किसान उत्पादक संगठन है, 20। अब इसका क्या काम होता है, किसान उत्पादक संगठन का, इसके माध्यम से यानी बाजार की सूचना के लिए किसान किसान पोर्टल से जुड़े हुए हैं। यानी बाजार के बारे में अगर पता करना हो तो किसान किसान पोर्टल से जुड़े हुए हैं, जुड़ कर वहाँ से पता कर सकते हैं। उसके बाद है 33, क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969 में की गई। इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछ सकता है कि हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1 अगस्त 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पंचकुला। दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। आप याद करते सुनते रहें, बस सुनते रहें और कुछ नहीं करना आपको, सुनते रहें, आराम से याद होता रहेगा। फसल बीमा लागू करने वाला हरियाणा प्रथम राज्य था, ये भी आपको पता होना चाहिए। फसलों के लिए जो बीमा दिया जाता है, अगर फसल जल जाए या ख़राब हो जाए तो उसको लिए जो बीमा दिया जाता है वो लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य था भारत में। 8 अगस्त 2016 को हरियाणा ने कृषि को बढ़ावा और उसकी तकनीक, कृषि में टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका के साथ IOWA समझौता किया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि IOWA समझौते का संबंध किससे है, एग्रीकल्चर को बढ़ाने और उसमें टेक्नोलॉजी लाने के लिए किसके साथ किया था, अमेरिका के साथ। कब किया था, 2016 में, अगस्त 2016 में। नारनौल में एक वीरिया बैंक है जहां तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है, तो ये भी फैक्ट अच्छा है, याद रखेंगे। हिसार में भ्रूण के प्रत्यारोपण के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। तो अगर पूछा जाए कि भ्रूण के प्रत्यारोपण के लिए प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है, तो क्या कहेंगे आप, हिसार में। हरियाणा के 15 जिलों में पशुधन बीमा योजना लागू की है। तो अगर पूछा जाए कि हरियाणा के कितने जिलों में पशुधन बीमा योजना लागू की गई है, तो आप क्या कहेंगे, 15। टोहाना कहाँ पे है, हिसार में असव स्टेलियन केंद्र है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि असव स्टेलियन केंद्र कहाँ पे है, तो आप क्या कहेंगे, टोहाना, हिसार। और पालतू पशु चिकित्सा केंद्र कहाँ पे है, पंचकुला में, ठीक है। तो याद रखेंगे, पालतू पशु चिकित्सा केंद्र कहाँ पे है, पंचकुला में। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन 835 ग्राम है। इसका क्या मतलब हुआ कि हरियाणा में जितने भी लोग हैं ना, यानी हरियाणा में जितनी भी दूध की उत्पादन होता है, मान लीजिए हरियाणा में 100 किलो दूध का उत्पादन हुआ, ठीक है, और मान लेते हैं कि हरियाणा में 50 लोग हैं, तो उस कुल उत्पादन को कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे, तो जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, प्रति व्यक्ति दूध उत्पादक, ठीक है। यानी एक एक व्यक्ति को कितने, इसका क्या मतलब हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कितना दूध आता है, ठीक है। तो हरियाणा में जितना भी कुल दूध का उत्पादन होता होगा और उस हरियाणा की कुल जनसंख्या से अगर डिवाइड कर देते हैं तो वो आती है संख्या 835 ग्राम। यानी प्रत्येक व्यक्ति को कितना दूध मिलता है, 835 ग्राम। और शायद 1100 यानी 1200 के आसपास क्या है, पंजाब में है, पंजाब में सबसे ज़्यादा है, ठीक है।
क्योंकि पंजाब का एक तो एरिया ज़्यादा है, ठीक है, इस वजह से, और वहाँ पे खेती भी ज़्यादा है, इस वजह से उसका दूध उत्पादन क्या है, हमसे ज़्यादा है। और अभी लेटेस्ट देखना भी, चेक करना है इसको, जो ये प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन है हरियाणा का, ये इंक्रीज भी हुआ है। चलिए, गायों तथा अन्य दुधारू पशुओं के आधुनिक व श्रेष्ठ तकनीक के आधार पर समग्र विकास के लिए हिसार में एक उत्कृष्टता स्थापित करने के लिए 15 अप्रैल 2015 को इजराइल सरकार के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, तो गांव को सुधार के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए हिसार में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। किसकी सहायता से? इजराइल की सहायता से। ठीक है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा। मुर्रा किसकी नस्ल है? भैंस की। और गाय की हरियाणा साहिवाल नस्ल है। ठीक है, तो मुर्रा भैंस की और गाय की हरियाणा साहिवाल, ये क्या है? इनकी नस्लें हैं। आगे देखिए, ये भी 44 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 नवंबर 2015 को हरियाणा गोवंश संरक्षण व गौ संवर्धन अधिनियम लागू किया गया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गौ संवर्धन अधिनियम कब लागू किया गया, तो आप याद रखेंगे नवंबर 2015 में। इसके अंतर्गत क्या है कि अगर कोई व्यक्ति गौ की हत्या कर देता है तो उसको 10 साल की उम्र कैद और 1 लाख का जुर्माना। अगर वो इसकी अवैध तस्करी करता है, अवैध तस्करी करता है तो 70,000 का जुर्माना और 7 साल की जेल है। ठीक है, तो दोनों याद रखना है, हत्या पे 10 साल की जेल, 1 लाख का जुर्माना, और अवैध तस्करी पे 70,000 का जुर्माना और 7 साल की जेल। ठीक है, अब देखिए, अवैध तस्करी का क्या मतलब हुआ कि उसको अवैध तरीके से बेच देना, यानी मारने के लिए, काटने के लिए बेच देना। ठीक है, यही होता है अवैध तस्करी। ऐसा नहीं है कि कहीं देखा होगा आपने, गाँव में क्या होता है कि कई लोग अपने पशुओं को बेच भी देते हैं, तो वो मारने के लिए नहीं बेचते। कई बार क्या, कहीं तो व्यापारी होते हैं ना पशुओं के, कि कम में खरीदी ज़्यादा में बेच दी, तो वो तस्करी, अवैध तस्करी नहीं मानी जाएगी। अगर वो मारने के लिए बेच रहा है, मीट के यानी उसके बीफ के लिए बेच रहा है, तब वो अवैध तस्करी मानी जाएगी। कभी ऐसा हो कि किसी ने गायें बेची और आपने शिकायत कर दी कि सर ये अवैध तस्करी कर रहा है, ठीक है, तो ये गलत होगा। हिसार के सेक्टर एक में गोकुल ग्राम स्थापित किया जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि गोकुल ग्राम कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो आप लगाएंगे हिसार। ठीक है, सेक्टर 1 जरूरी नहीं है, आप हिसार भी याद रखेंगे तब भी चलेगा। आगे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा साहिवाल गिर थारपारकर गाय की नस्लें हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 मुझे लगता है कि अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस पर। हरियाणा साहिवाल गिर थारपारकर, ये गाय की क्या है? प्रमुख नस्लें हैं। क्योंकि इसमें पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है, तो आपको चारों याद रखनी है। 2000 में कृषक उपहार योजना स्थापित व शुरू की गई थी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कृषक उपहार योजना कब स्टार्ट की गई थी, तो क्या लगाएंगे आप? 2000 में। 1966 में हरियाणा में मछली का कुल उत्पादन 600 टन था। और 2010, और क्योंकि सेंसस कब आते हैं? 2021 के, अब 21 में आएंगे, फिर 31 में आएंगे। ठीक है, पहले 11 में थे, 10 साल बाद आते हैं सेंसस। अगर लेटेस्ट बात करें तो लेटेस्ट कितना है? 94,000 टन हो गया है। ठीक है, और जब हरियाणा बना था तब कितना था? 600 टन। तो कितनी वृद्धि हो चुकी है, आप देख ही रहे हैं। अगर बात की जाए कि हरियाणा के किस जिले में मत्स्य महाविद्यालय है, तभी आप क्या कहेंगे? सर हिसार में। ठीक है, तो हिसार में क्या है? एक मत्स्य महाविद्यालय है, मछलियों का एक महाविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 50, राजकीय मत्स्य बीज फार्म सैदपुरा करनाल में है, और वहाँ पे एक हैचरी भी है। ये क्वेश्चन भी आया था कि मत्स्य बीज फार्म और हैचरी कहाँ पर है, तो कहाँ लगाएंगे आप? करनाल में। क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में। उसके बाद है सोनालिका कल्याण सोना, गेहूं की क्या है? किस्में हैं। और सरबती और सोनोरा, तो ये याद रखना है, सरबती हो चाहे सोनोरा हो, सोनालिका कल्याण सोना, ये किसकी किस्में हैं? गेहूं की किस्में हैं। ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी गेहूं की किस्म नहीं है। ठीक है, ये सारी किसकी हैं? गेहूं की वैरायटीज़ हैं। गेहूं फसल एटलस 66 किस्म सबसे अधिक प्रोटीन मात्रा के लिए होती है। ठीक है, यानी जो गेहूं की, जो, क्योंकि गेहूं में भी क्या होती हैं, कई वैरायटी होती है ना, जैसे एटलस 66 है, तो उसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। खरीफ की फसल प्राय सावन भादों में बोई जाती है, या फिर हमें कहें इनको ग्रीष्म फसलें भी कहा जाता है। ठीक है, जो, क्योंकि मैंने शुरू में बताया भी था खरीफ की फसल के बारे में, और इनको ग्रीष्म फसलें भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। आगे है
ये तो आपको पता होना चाहिए ना। हरियाणा के एनिमल हस्बेंड्री मंत्री कौन है? हरियाणा के पशुपालन मंत्रालय किसके पास है? तो वो कौन है? जेपी दलाल। और ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ से एमएलए हैं, क्योंकि पता है ना कि अगर कोई मंत्री है तो कहीं ना कहीं से एमएलए, अगर वो स्टेट की विधानसभा में है, विधानसभा का मंत्री है राज्य में, तो एमएलए होना चाहिए। अगर वो केंद्र में है तो एमपी होना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ से एमएलए हैं ये विधायक? कहाँ से हैं? लोहारू से भिवानी। इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है? लोहारू भिवानी, याद रखना है ये। हरियाणा में प्रतिवर्ष 83.81, क्योंकि दशमलव के बाद एक एक अंक को पढ़ते हैं ना, लाख टन दूध का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि हरियाणा में प्रतिवर्ष कितना दूध का उत्पादन किया जाता है, तो लगभग लगभग कितना होता है? 83 लाख टन, 83 लाख टन याद रखेंगे तब भी बन जाएगा। हरियाणा में ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? मुर्रा भैंस को। ये मैंने क्या लिख दिया? मर्रा, मुर्रा लिख लेना इसको। ठीक है, मुर्रा कर लेना। तो हरियाणा में जो ब्लैक गोल्ड है उसे किसे किसे कहा जाता है? मुर्रा भैंस को। ठीक है, या मुर्रा भैंस को क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद है 1966 में हरियाणा में केवल 314 वेटरनरी इंस्टीट्यूट थे, और आज बात करें तो कितनी है? 2884 हो गए हैं। ठीक है, अगर आज पूछा जाए कि आज हरियाणा में कितनी वेटरनरी हैं, तो आप क्या कहेंगे? 2884। वेटरनरी क्या होता है आपको पता होगा। उसके बाद है जींद में सबसे ज़्यादा, अगर जिले में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वेटरनरी इंस्टीट्यूशन कहाँ पे हैं, तो आप क्या कहेंगे? सर जींद में है। कितने हैं? 237। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन रह गए इंपॉर्टेंट। प्रदेश में कुल 408 गौशाला हैं। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में कितनी गौशाला हैं, क्योंकि गौ का तो मैटर रहता ही है, कई बार आपने देखा, और इस सरकार में तो खासकर, तो प्रदेश में कुल कितनी गौशाला हैं, तो आप क्या कहेंगे? 408, जिसमें से 392 तो क्या है? रजिस्टर्ड हैं, 2 अंडर प्रोसेस हैं, बाकी अनरजिस्टर्ड हैं। यानी 2 का प्रोसेस चल रहा है और बाकी क्या है? अनरजिस्टर्ड। तो आपको टोटल याद रखनी है कितनी है? 408 गौशालाएँ हैं। अगर बात की जाए कि हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक गौशालाएँ हैं, तो आप कहेंगे सर सिरसा में। कितनी? 73। ठीक है, तो ये 60 क्वेश्चन थे, और 60 क्या, ये लगभग 100 क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें उससे पहले जो मैंने गेहूं के बारे में, सभी फसलों के बारे में फैक्ट बताए थे, उनको मैंने काउंट नहीं किया, क्योंकि लगभग 100 क्वेश्चन है ये। अब मान के चलिए, अगर आपसे हरियाणा पुलिस पटवारी ग्राम सचिव में एनिमल हस्बेंड्री या एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो अगर आपसे 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं तो आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो इसको ना तो आप नोट करें, मेरा मानना तो है कि ना तो आप नोट करें इसको, और ना ही आप इसे देखें। आप इसको सिर्फ क्या करें? डेली सुने, सिर्फ एक बार सुनने से क्या हो जाएगा? आपका याद हो जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में क्या करूँगा, मैं इसका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना मेरे, और टेलीग्राम पे मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इतना कर लेना, इतना ही बन जाएगा, यहीं से आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।